हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल 8 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट, और इसमें भी बड़ी गलतियाँ होती हैं बच्चों से। कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसा मेथड समझा दिया जाए जिसमें गलतियाँ होने के चांसेस कम हो। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग दी गई समीकरण निकाय को लिख देंगे। दी गई समीकरण निकाय, जो हमें समीकरण निकाय दी गई है उसको हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण है एक्स प्लस का वाई प्लस जेड बराबर 8, फर्स्ट हो गई। सेकंड है एक्स माइनस के वाई प्लस का जेड बराबर 2, थर्ड है एक्स प्लस के वाई प्लस के वाई माइनस के जेड बराबर 1। कुल मिलाकर हमने तीनों अपनी इक्वेशंस नोट कर ली हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हेडिंग डालेंगे आव्यूह रूप में। क्या होता है, वो होता है ए एक्स बराबर बी। अगर आपने इस रूप में लिख दिया ना तो आपको बोर्ड में 1 नंबर मिल ही जाता है। तो इतना काम तो हर कोई कर सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन तो आप तैयार करके अपने पेपर में रख लीजिए, क्योंकि इसकी गारंटी होती है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है इस टाइप का। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोग एक्स को भरते हैं। जो भी चर हमें फाइंड करने के लिए दिए गए हैं उसको हम नोट कर देंगे। हमें दिए गए एक्स वाई जेड लिख देंगे। बी के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए हम ये वाला जितना पार्ट से नोट कर लेंगे। तो A21, और जो ए होता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए के लिए हमें करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो नोट कर लेंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। देखो सबसे पहले इस समीकरण के अंदर एक्स का गुणांक देखेंगे, वाई गुणांक देखेंगे, जेड का गुणांक देखेंगे। दूसरे समीकरण के अंदर एक्स का, वाई का और जेड का। तीसरे समीकरण के अंदर एक्स का, वाई का और जेड का। इस तरीके से हमने तीनों समीकरणों के गुणांकों को एक्स वाई जेड के नोट कर लिया। ओके, इतना हो गया, समझ लो आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। अब इसके बाद तो आप इतना काम तो वैसे भी कर सकते हो कि जो ए है वो कौन है। ए है पहली वाली मैट्रिक्स, इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं कि हम लोगों ने ए ही माना है आगे वाली मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। एक्स जो हमारे पास चर फाइंड आउट करने के लिए दिए गए थे वो हो जाएंगे बी हो जाएगा 8 2 1। तो यहाँ तक अगर आपने कर दिया तो समझो आपने अपना 1 नंबर पक्का कर लिया। आओ समझते हैं अब आगे हमें करना क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है वो ये होती है। हम लोगों को इस एक्स का मान फाइंड करना होता है। इसका मान फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ए को हम सेकंड साइड भेजेंगे ना, जब इधर भेजेंगे तो ए का इनवर्स हो जाएगा इधर। तो अब ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, ए इनवर्स बराबर 1 सारणी आता था नीचे ना डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा होता था एडजॉइंट ऑफ ए। याद आया आपको? तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। यानी कि अगर हम लोगों ने क्या काम करा पता है, अगर हम लोगों ने इसमें ए इनवर्स को सारणी को निकाल दिया ना तो हमारा 1 नंबर फिर पक्का हो जाएगा। तो पहला काम सारणी निकालने का, उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट जो है ना ये एडजॉइंट मैट्रिक्स उसको फाइंड कर लेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप चलते हैं हम लोग आगे, पहला काम सारणी फाइंड करने का। चलिए जल्दी से सारणी को हम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ सारणी की निकालनी सब बच्चों से आती होगी, लेकिन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। करते हैं क्या है कि जो पहला एलिमेंट होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। जो बच गए हम लोग वो नोट कर लिए जाएंगे, यानी कि 1 लिया जाएगा, सारणी बन जाएगी, और माइनस का 1 1 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट लिया जाता है माइनस के साथ। ठीक है, तो उस एलिमेंट में ये एलिमेंट हमने सेलेक्ट करा है तो दिस एंड दिस छुप जाएंगे। जो एलिमेंट हमारे बाहर बच गए हैं उनको ही हम लोग नोट कर लेंगे। तो बचेगा हमारे पास 1 और 2 1 और -1। इसका तीसरा एलिमेंट 1 हो जाएगा, और 1 हो जाने के साथ साथ ये एलिमेंट लेंगे इधर, दिस एंड दिस, ये छुप जाएंगे। जो बच गए वो आप नोट कर सकते हैं। इतना तो सब लोग जानते ही हैं। इसको ओपन करेंगे जल्दी से, ओपन करेंगे तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मल्टीप्लिकेशन दिस, यानी कि -1 की -1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बीच में आता है माइनस। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, तो प्लस का हो जाएगा। फिर इतना तो सबकी समझ में आ गया होगा। 1 से 1 कट जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 3, बाहर लग रहा है माइनस तो इसलिए बन जाएगा प्लस का 3। यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 और बाहर लग रहा है प्लस का 1 तो बन जाएगा आपके पास 3। तो कुल मिलाकर सारणी का मान आप लोगों ने निकाल लिया, वो आ गया 6। जैसे ही आपका 6 मान आ जाए इसे बॉक्स में ज़रूर बंद कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए कि मैंने सारणी का मान निकाल दिया है, यहाँ तक कि मुझे 2 नंबर मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ना यहीं से बच्चों की गलती होती है। मैं एक ऐसा तरीका यूज़ करने जा रहा हूँ जिससे बच्चों की गलतियों में चांसेस जो है कम हो जाएंगे। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक कोफैक्टर निकालते हैं। मैट्रिक्स जो होती है ना उसके कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालते हैं। हम कोफैक्टर एलिमेंट्स ना निकाल कर डायरेक्टली कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देते हैं। ए के सहखंड, या सहखंड भी कह सकते हैं आप, ए के सह गुणनखंड भी कह सकते हैं आप, अवयव।
अवयवों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स एलिमेंट, कोफैक्टर एलिमेंट्स की मैट्रिक्स या अवयव। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसे हेडिंग बनाकर निकाल देंगे। बस थोड़ा सा यहीं पर आपको समझना है, बाकी तो बहुत आसान है ये। इसके बाद आपको एक मैट्रिक्स का नाम सी रख दीजिएगा। एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनानी है, कम से कम 9 लाइन्स में। 2 लाइन्स में आप ये ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन्स में ये ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन्स में ये ड्रॉ करेंगे, एक लाइन छोड़कर फिर ये ड्रॉ करेंगे आप 2 लाइन्स में, फिर 2 लाइन में ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन में ड्रॉ करेंगे, एक लाइन फिर छोड़ेंगे आप, फिर ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहला हो जाएगा प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं है ना, बस यहीं इसके बाद समझना है आपको। हमें ज़रूरत पड़ेगी अब मैट्रिक्स ए की, तो ऐसे करते हैं, मैट्रिक्स ए को कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं ताकि हम लोग उसको आसानी से समझा सकें आपको, और आप भी आसानी से समझ सकें। देखो यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर लाकर उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप समझिएगा अब करना क्या होता है। जैसे पहली वाली मैट्रिक्स, मुझे ये वाली मैट्रिक्स भरनी है, मुझे इसके एलिमेंट चाहिए अब सारे, तो कैसे निकालेंगे। इसके ये एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो दिस एंड दिस, ये एलिमेंट छुप जाएंगे। जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो आप नोट कर दीजिए। तो ठीक है, कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको आप नोट कर दीजिए। दिखाई दे रहे थे आपको -1, 1 और 1 और -1। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट के लिए सेलेक्ट करेंगे, यानी इस वाले के लिए सेलेक्ट करना है आपको ये वाला एलिमेंट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेलेक्ट करना है, संगत वाले जो होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स बच गए उसको हम लोग नोट कर देंगे। बचेंगे आपको पास 1, 2 और 1 और -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तीसरे वाले के लिए, यानी इसके लिए हमें तीसरा वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो इसके सामने के ये एलिमेंट्स हम नहीं ले सकते, जो बच गए उनको हम ले लेंगे। 1, 2 -1, 1। अच्छा, इनको समझ तो गए होंगे आप, लेकिन आप हाथों हाथ चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो समझिएगा। जैसे इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट आता है ना, इस वाली का भी लास्ट वाला एलिमेंट आता है, यानी कि मैच कर गया। बात समझ में आ गई। इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आता है वो इस वाले का भी फर्स्ट वाला आता है। क्लियर हो गया। इसका जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आपको दिखाई देगा, यानी कि हर एलिमेंट्स आपके 2 बार ज़रूर आएंगे। ये आपको याद रखना, जो पहले का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में भी दिखाई देगा, और जो सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तीसरे वाले का भी फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट्स को भरना शुरू करते हैं। इसको भरेंगे तो ये वाला एलिमेंट्स लिया जाएगा जो इसके संगत होगा, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट लिया जाता है। अब जो हमने एलिमेंट छुपा दिए उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आप नोट कर दीजिए। तो 1, 1 और आ जाएगा 1 -1। अब आप समझ गए होंगे यहाँ कौन से वाले एलिमेंट्स आएगा। बताओ जल्दी से बताओ, कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पर। ये एलिमेंट लिया जाएगा, दिस एंड दिस छुप जाएंगे, तो कौन सा एलिमेंट्स आ जाएगा आपका एलिमेंट्स आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, और यहाँ जो एलिमेंट्स आपका आ जाएगा सेकंड वाले के लिए वो हो जाएगा 1 -1। ठीक, अब हम बात करेंगे इस वाले के लिए। इस वाले के लिए ये एलिमेंट लिया जाएगा, दिस एंड दिस छुप जाएंगे। जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो आपको लिए जाने हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं, जो इसके लास्ट में फर्स्ट आता है वो यहाँ का भी फर्स्ट होगा, और जो इसका फर्स्ट वाला होगा वो बनेगा लास्ट वाला। मैच कर लीजिए, आपके यही एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। फाइनली आप लोग लिख सकते हैं 1, 2 और आपका बन जाएगा 1, 1। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। हैंड टू हैंड चेक भी कर पा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग लेंगे इस वाले एलिमेंट्स के लिए, तो इसके लिए लेना है तो भैया ये वाला एलिमेंट कनेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। दिस एंड दिस नहीं ले सकते, बाकी आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 एलिमेंट्स, वो आप नोट कर दीजिए 1 -1 1 और 1। इसके बाद आपको लेना है इस वाले के लिए एलिमेंट्स, तो इसके लिए ये एलिमेंट सेलेक्ट करिए। दिस एंड दिस नहीं ले सकते, बाकी जो बच गए हैं वो ले लीजिए। बचेगा 1 1 और 1 और 1। इसके बाद ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा, इसके सामने ये नहीं ले सकते, और ये जो बच गए हैं आपको वो नोट करने हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हैं यहाँ से रफ। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से निकल कर इतना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो कितना रिजल्ट निकल कर आएगा 1। ब्रैकेट का इस्तेमाल याद रखिएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ही आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ज़रूर ब्रैकेट इस्तेमाल करिए। जो साइन बाहर, जो चिन्ह बाहर लग रहा है उसको वहीं लगाइएगा। ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ही आप ओपन करेंगे, नहीं तो गलती होने के चांस फिर बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ गलती होने के चांस आपके कम रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको पास -1,
ये माइनस का 2 हो जाएगा, बाहर लग रहा था माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, इसको खोलना है ना, 1 और माइनस का 2। ठीक है, अब तीसरी वाली देखिए, तीसरा वाला लेंगे तो ये वाला एलिमेंट जब खोलेंगे ना सारणी को, 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपने ये सारणी अपनी बना ली। अब यहाँ से रिजल्ट निकल कर आएगा 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बाहर लगना माइनस तो प्लस का 3 बनेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ दोनों कट जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। यहाँ देखेंगे तो बनेगा आपके पास 3 का, यहाँ देखेंगे तो बनेगा आपके पास माइनस का 1, बाहर लग रहा माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होती है सी डैश भी कहते हैं कुछ जगहों पर, सी को ऊपर टी भी लगा देते हैं, कभी कभी कैपिटल टी भी लगा सकते हैं। तो सी को ऊपर टी मतलब ट्रांसपोज, मतलब परिवर्त निकालना। तो परिवर्त निकालने का मतलब क्या होता है, परिवर्त में क्या होता है, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो जो थी ना उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, जो थर्ड वाली जो रो थी उसको थर्ड वाला कॉलम बना देंगे। ये तरीका होता है परिवर्त निकालने का। तो पहली रो को क्या करेंगे आप, पहला कॉलम बना देंगे, तो कितना आएगा 0 3 3। सेकंड वाले को लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे ना, अब 2 माइनस 3 1। अब इसको लिखो तो 2 0 माइनस 2। तो यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद फॉर्मूला जो था ए इनवर्स का वो आप नोट कर दीजिए। फॉर्मूला नोट करना ज़रूरी है, याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट करना ज़रूरी है क्योंकि इसके भी नंबर दिए जाते हैं। यहाँ तक हो गया, तो ए का इन्वर्स हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी करी थी, ये रही 6 आई थी, तो ये हो जाएगा 1/6। और यहाँ पर एडजॉइंट का मान डाल दीजिए 0 2 2, और ये था आपके पास 3 माइनस 3 0, ये 3 1 और माइनस 2। ए इन्वर्स निकाल लिया है। नाउ अब मेन पॉइंट समझ में आ जाएगा आपकी कि आपने जो इक्वेशंस बनाई थी वो ए एक्स बराबर बी की फॉर्म बनाई थी। यहाँ से x का मान आपने निकाला जो a इन्वर्स बराबर b आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान डालेंगे। x का मान था एक सारणिक जिसमें x y z था, और जो a इन्वर्स था वो भी हमने निकाला था 1/6 था, और सारणिक आप बना दीजिए 1/6 सारणिक था आपके पास 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2। इस तरीके से आपने इसकी सारणिक भी बना दी है। अब यहाँ पर b का मान था 8 2 1, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेते हैं। b का मान था 8 2 और 1, ठीक है, हम लोगों ने कर दिया है इतना काम। अब इसके बाद x y z दे रखा है, इसको सॉल्व करना है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन इस वाले एलिमेंट से करते हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 0 प्लस 2 की करेंगे इस वाले 2 से, 2 की करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसकी करेंगे इस वाले से, इसकी करेंगे इससे ना, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये तो एक के साथ कर दिया आपने। अब दूसरे वाले के साथ करेंगे ना, तो इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट से, सेकंड वाले की सेकंड से, थर्ड वाले की थर्ड से, तो यानी कि 8 तिया हो जाएगा तुम्हारे पास 24 और माइनस के 3 करेंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, और 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 0। 3 की करेंगे 8 तिया 24 हो जाएगा, 2 की करेंगे तो प्लस का 2 बनेगा, और माइनस का 2 बन जाएगा। चलिए इतना तो हम लोगों ने काम कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। x है, y है, z है, हमारे पास 1/6 है, यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 18 बचेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 24। तो फाइनली x का मान बना 1/6, तो सबकी मल्टीप्लाई में जाने जाना है। 1/6 6 के साथ आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा बराबर में 1, ठीक है। y बराबर लिखेंगे तो 1/6 और आ जाएगा सेकंड एलिमेंट यानी कि 18 आ जाएगा, तो 8 6 ठीक है। z बराबर निकालेंगे तो 1/6 24, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का हल। x बराबर 1, y बराबर 3
और z बराबर 4 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।